हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन देखेंगे नेटवर्क थ्योरम, मतलब जाल प्रमेय। तो ये थ्योरम्स है क्या, वो चीज़ देखनी है। अपने पास में 5-6 तरह की थ्योरम्स है, वो सारी अपन थ्योरम देखेंगे। सबसे पहले तो इन थ्योरम का यूज क्या है या इनका जरूरत क्यों पड़ी है अपने को कि थ्योरम का। तो अपन पढ़ रहे हैं सर्किट एनालिसिस, जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है सर्किट एनालिसिस। और सर्किट एनालिसिस करने के तरीके, तो सर्किट का एनालिसिस करने के लिए अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, जो कि दो तरीके के किरचॉफ्स लॉ थे, किरचॉफ का वोल्टा नियम और किरचॉफ का धारा नियम, जो कि संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण नियमों पे आधारित थे। तो अगर अपने पास में सिंपल सा कोई नेटवर्क है या सिंपल सर्किट है तो उसको किरचॉफ लॉ की सहायता से आसानी से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो उसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है अपने को। तो वो डिफिकल्टी कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ थ्योरम्स का प्रयोग करते हैं और उन्हीं थ्योरम्स को अपन नाम देते हैं नेटवर्क थ्योरम। तो सबसे पहली चीज तो कि नेटवर्क थ्योरम का यूज क्यों किया अपन ने, कि किरचॉफ लॉ है उससे भी आसान यूज करने के लिए नेटवर्क एनालिसिस में या सर्किट एनालिसिस में उसको भी आसान बनाने के लिए अपन नेटवर्क थ्योरम्स का प्रयोग करेंगे। जो थ्योरम्स है, तो सबसे पहले अपनी थ्योरम है अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सबसे फर्स्ट है अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम या अध्यारोपण प्रमेय। अभी ये है क्या अध्यारोपण प्रमेय, तो देखो अपन बात कर रहे थे नेटवर्क की। तो नेटवर्क के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे सर्किट होंगे। सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, प्रतिरोध, धारा, प्रतिरोध होगी, बैटरी होगी, इंडक्टेंस, कैपेसिटर वगैरह बहुत सारे लगे हुए होंगे। अपन एक सिंपल नेटवर्क की बात करें जिसके अंदर क्या है, लीनियर इंपीडेंस, रेखिक प्रतिबाधाएं लगी हुई है। एक कोई नेटवर्क है जिसके सर्किट के अंदर लीनियर इंपीडेंस, रेखिक प्रतिबाधाएं, और रेखिक प्रतिबाधाएं क्या थी कि ऐसी कोई भी प्रतिबाधा जिनके लिए वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, वी आई कर्व है, वो कैसा है, लीनियर कर्व प्राप्त होता है। तो वो रेखिक प्रतिबाधाएं थी। फॉर एग्जाम्पल आर, एल और सी, ये रेखिक प्रतिबाधाएं थी। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी रेखिक प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी जाल है, क्या है, रेखिक प्रतिबाधा, कोई जाल है जिसमें क्या है, बहुत सारी रेखिक प्रतिबाधाएं लगी हुई है। तो रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक सोर्स या जनित्र क्या है, दो या दो से अधिक सोर्स के रूप में बैटरी हो सकती है, कोई एसी सोर्स हो सकता है, कोई डीसी सोर्स हो सकता है। तो रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक सोर्स जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क के किसी बिंदु में प्रवाहित धारा का मान या प्रवाहित धारा का मान इन दोनों सोर्स या दो से अधिक सोर्सों के द्वारा अलग अलग प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होता है। और जब अलग अलग धाराएं प्राप्त कर रहे होते हैं तो बाकी अन्य सोर्स को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। दोबारा से देखते हैं क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हुए हो तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। किसी भी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होगा जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण से प्रवाहित होती है और अन्य जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मैं बताऊं, एक कोई नेटवर्क बनाते हैं या कोई सर्किट ले लेते हैं जिसमें सोर्स है E1 और E2, Z1, Z2, Z3। एक रफली बात कर लेते हैं, एक नेटवर्क ले लिया। तो ऐसा कोई नेटवर्क है जिसमें इस प्रकार से सर्किट जुड़ा हुआ है। तो E1 और E2, यहाँ पे करंट प्रवाहित हो रही है I1, यहाँ पे करंट प्रवाहित हो रही है I2। तो दो या दो से अधिक सोर्स जुड़े हुए हों उनके द्वारा किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होगा जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण से प्रवाहित होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस Z1 में ही ले लेते हैं अपन। तो Z1 में इसके कारण से I1 धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि इस जनित्र के द्वारा यहाँ जो करंट आ रही है वो मान लेते हैं I1 प्राइम है।
तो उस स्थिति में इस Z1 पे जो टोटल करंट होगी I इक्वल टू होगी I1 माइनस I1 प्राइम, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में उस कारण से लिखा है, तो टोटल करंट क्या होगी I1 और I1 प्राइम के योग के बराबर। I1 धारा इस पहले सोर्स के कारण से करंट है, I1 प्राइम धारा इस E2 सोर्स के कारण से इस पॉइंट के ऊपर प्रवाहित होने वाली धारा है। तो ये होती है अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम। अब कहने को तो कह दिया कि अपन ने ऐसा ऐसा होता है, तो इस चीज़ को वेरीफाई भी करके देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अपन एक नेटवर्क की बात करते हैं और उसमें अपने जो जनरल मेथड है या किरचॉफ जो लॉ है, उन किरचॉफ के नियमों की सहायता से देखते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी और फिर अपनी इस थ्योरम के आधार पर देखेंगे कि करंट की वैल्यू क्या होगी और देखते हैं कि दोनों सेम आती है या नहीं आती है। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क का कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उसको अपन ने एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया है और वो इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के बाद में उस नेटवर्क को अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक रैखिक प्रतिबाधाएं हैं और दो या दो से अधिक सोर्स। तो अपने एग्जाम्पल में दो सोर्स मान लेते हैं अपन, सोर्स E1 है और इस सोर्स की वोल्टेज का मान है E2। तो दो सोर्स लगे हुए E1 और E2। जो इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस मान लेते हैं अपन, ये है Z1, ये Z2 इम्पीडेंस, ये Z3 इम्पीडेंस। पहले सोर्स के कारण से जो करंट प्रवाहित हो रही है, लूप बना लेते हैं, फर्स्ट लूप और सेकंड लूप। तो ये I1 करंट है और इसके कारण से ये I2 करंट है। करंट की डायरेक्शन ध्यान रखनी है अपने को कि लूप के अंदर अपन ने करंट की डायरेक्शन कैसे ली है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के आधार पे अपन किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अपने पास में एक ये नेटवर्क है जिसके अंदर दो सोर्स है E1 और E2, तीन इंपीडेंस मान लिया अपन ने Z1, Z2 और Z3 इंपीडेंस लगी हुई है। तो अपने को ये देखना है कि इस Z1 के ऊपर इस E1 के कारण से करंट और E2 के कारण से जो करंट है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है और उसी को अपन वेरीफाई करेंगे अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा। तो ये करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं सबसे पहले और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट लूप के अंदर पहला लूप ये और सेकेंड लूप ये, तो इस फर्स्ट लूप नाम दे देता हूँ इनको फर्स्ट लूप और ये है सेकेंड लूप। तो इस फर्स्ट लूप के अंदर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करें। तो फर्स्ट लूप के अंदर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस पॉइंट से स्टार्ट करें, Z1 के ऊपर वोल्टेज करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो Z1 I1 प्लस इस Z3, तो Z3 के ऊपर करंट देखें तो Z3 में करंट क्या होगी, यहाँ से I1 करंट आ रही है और यहाँ से I2 करंट आ रही है। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो अपन कह सकते हैं I1 प्लस I2 करंट। तो वोल्टेज क्या होगी, Z3 के ऊपर वोल्टेज Z3 इंटू I1 प्लस I2, फिर प्लस आगे चले तो यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के, तो माइनस का E1 इक्वल टू 0 की टोटल वोल्टेज है वो क्या होगी 0। सोल्व करते हैं इक्वेशन को, Z1 I1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2 इक्वल टू E1। तो देखें तो पहली दोनों टर्म से I1 कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो I1 कॉमन लेंगे तो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 प्लस Z3 I2 इक्वल टू E1। इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं अपन कि जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम अप्लाई किया है पहले लूप में, उससे ये वाली इक्वेशन अपने पास में बन चुकी है। सेम यही चीज़ अपन सेकंड लूप में अप्लाई करके देखते हैं। तो सेकंड लूप में अप्लाई करें तो इसी डायरेक्शन में चल लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो लेते हैं। तो Z2 के ऊपर करंट कितनी है I2, E2 से जो करंट प्रोवाइड हो रही है उसको नाम दिया अपन ने I2। तो Z2 के ऊपर वोल्टेज क्या होगी, तो इन सेकेंड लूप में अप्लाई करते हैं तो Z2 के ऊपर वोल्टेज होगी Z2 I2 प्लस Z3, तो Z3 में करंट I1 प्लस I2 है, तो Z3 के ऊपर वोल्टेज होगी Z3 इंटू I1 प्लस I2। फिर आगे चले लूप में, तो आगे जाएंगे तो यहाँ पे करंट इधर है लेकिन अपन जा रहे हैं उसके अपोजिट, तो अपोजिट जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या होगी माइनस का E2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं Z2 I2 प्लस
Z3I1 प्लस Z3I2 इक्वल टू E2। देखें Z3I1 प्लस इन दोनों टर्म से I2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं, और I2 कॉमन लेकर लिखेंगे तो क्या होगा, Z2 प्लस Z3 इंटू I2 इक्वल टू E2, इक्वेशन नंबर 2। तो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 प्लस Z3I2 इक्वल टू E1 इक्वेशन 1 थी, और ऐसे ही Z3I1 प्लस Z2 प्लस Z3I2 इक्वल टू E2 इक्वेशन नंबर 2। तो किरचॉफ के नियमों के आधार पे अपने पास में दो समीकरणें आ गई है। अब ये दो समीकरणें हैं और दो ही अननोन क्वांटिटी है, I1 और I2। तो ये I1 और I2 अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करना चाहें I1 I2 तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा अपने को। तो सोल्व करने का तरीका अपन या तो मैट्रिक्स मेथड जो क्रेमर रूल है वो लगा के अप्लाई कर सकते हैं, या सीधा भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूँ। चलो क्रेमर रूल से सोल्व कर ले, तो इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। Z1 पहली इक्वेशन क्या है, Z1 प्लस Z3I1 प्लस Z3I2 इक्वल टू E1, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है Z3I1 प्लस Z2 प्लस Z3I2 इक्वल टू E2। क्रेमर रूल, तो क्रेमर रूल क्या है, डायग्राम बाद में वापस से बना लेंगे अपन। क्रेमर्स लॉ या क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल क्या कहता है, अपने पास में अगर कोई मैट्रिक्स, कोई तीन इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई इक्वेशन इस प्रकार से A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 इक्वल टू B1, ऐसे ही A4x1 A5x2 प्लस A6x3 इक्वल टू B2। थर्ड इक्वेशन A7x1 प्लस A8x2 प्लस A9x3 इक्वल टू B3। कोई भी ऐसी इक्वेशंस है, इन इक्वेशन को क्रेमर रूल से सोल्व करना है। तो क्रेमर रूल से सोल्व करने के लिए यहाँ पे होगा xi इक्वल टू मोड ऑफ ai अपॉन मोड ऑफ a। अपन ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, xi मतलब कोई भी i का कंपोनेंट है, i 1 2 3 हो सकता है, मोड ऑफ ai अपॉन मोड ऑफ a। अब ये मोड ऑफ ai अपॉन मोड ऑफ a क्या है, तो मोड ऑफ a या अपन कहते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ ai डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a वो तो क्या है, जो ये मैट्रिक्स है कंपोनेंट की A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, मतलब x1 x2 x3 के कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स ऑफ a ये तो क्या बनेगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट होगा वो तो होगा डिटरमिनेंट ऑफ A। ऐसे ही डिटरमिनेंट ऑफ AI, डिटरमिनेंट ऑफ AI, डिटरमिनेंट ऑफ AI का मतलब है कि इस A डिटरमिनेंट में से आईवा कंपोनेंट, तो आईवा जो कॉलम है उसको इस B1 B2 B3 से रिप्लेस कर दिया जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं A1 लिखता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 क्या बनेगा, इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम को क्या करूं मैं, B1 B2 B3 से रिप्लेस कर दूं, तो B1 B2 B3, और बाकी अगले दोनों कॉलम सेम यही A2 A5 A8 A3 A6 A9। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A1। ऐसे अगर डिटरमिनेंट ऑफ A2 लिखना चाहूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A2, तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 लिखूंगा तो क्या करूंगा, सेकंड जो कॉलम है उसको इस B1 B2 B3 कॉलम से रिप्लेस कर दूंगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 मतलब A1 A4 A7 B1 B2 B3 A3 A6 A9, तो ये वाला अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A2। ऐसे अगर डिटरमिनेंट ऑफ A3 लिखना चाहेंगे तो जो थर्ड कंपोनेंट है या थर्ड कॉलम है A3 A6 A9, इसको B1 B2 B3 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ AI निकालने का तरीका, और डिटरमिनेंट ऑफ A है वो इस वाले का डिटरमिनेंट हो जाएगा।
तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करना चाहिए कंपोनेंट। तो यहाँ पे अपने पास में इन इक्वेशन में देखें तो x की जगह तो क्या है I1 और I2, मतलब x I है तो II है। इसके अलावा A1 A2 A3 क्या है, वो ये वाले इम्पिडेंस के कॉलम है, और B1 B2 B3 E1 E2 की फॉर्म में है। तो ये वाली चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये क्रेमर रूल हो गया। तो क्रेमर रूल को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। तो क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अपने को सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट अपने इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ ए वो क्या होगा, तो एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स की वैल्यू है Z1 प्लस Z3, ये Z3 और यहाँ पे Z2 प्लस Z3। तो इसका डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई होगा Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं आसानी से, अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये बन जाएगा अपने पास में Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर। ये अपन ने मल्टीप्लाई करके लिख दिया इक्वेशन को। Z3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या बनेगा, Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। तो ये तो हो गया अपने पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बात करें डिटरमिनेंट ऑफ A1, I1 कैलकुलेट करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 भी कैलकुलेट करना होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 क्या होगा, जो पहला कॉलम है उस कॉलम को B वाले से रिप्लेस करना था, तो मतलब E1 E2 से रिप्लेस कर दें यहाँ पे। तो ये बनेगा E1 E2, पहले कॉलम को रिप्लेस कर दिया, सेकेंड कॉलम ऐसा कैसा Z3 Z2 प्लस Z3। तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 इक्वल टू क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये अपने पास में बनेगा Z2 प्लस Z3 इंटू E1 माइनस Z3 E2। तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू ये हो गई। ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ A2 लिखें तो डिटरमिनेंट ऑफ A2, तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम Z1 प्लस Z3 सेकंड कॉलम को E1 E2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये E1 E2 से रिप्लेस कर देंगे। तो E1 E2 से रिप्लेस कर देंगे तो A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 डिटरमिनेंट की वैल्यू Z1 प्लस Z3 इंटू E2 और माइनस का Z3 E1। तो ये वैल्यू अपने पास में आ चुकी है कि डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A1 और डिटरमिनेंट ऑफ A2। तो इसके आधार पे अपने जो I1 I2 है, मतलब करंट है I1 I2, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो I1 I2 करंट की वैल्यू तो उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो I1 इक्वल टू, जो मैंने क्रेमर रूल में बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, और ऐसे ही I2 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इनकी सबकी वैल्यू ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट कर ली है। ये तो है डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A1 और डिटरमिनेंट ऑफ A2। तो वैल्यू पुट करके देखें तो I1 इक्वल टू क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 आया अपने पास में Z2 प्लस Z3 इंटू E1 माइनस Z3 E2 बटा डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, या Z1 Z3 करके लिख सकते हैं। तो इसको अपन चाहें तो अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं I1, क्योंकि आगे जो सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालेंगे वो उसी फॉर्म में आएगा अपने पास में, तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं इसको। तो ये Z2 प्लस Z3 E1 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस Z3 E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। आगे इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं अपन कि जो I1 करंट है, I1 करंट कौन सी थी, Z1 कंपोनेंट में जो E1 सोर्स है उसके द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा या टोटल करंट Z1 के अंदर, ये वाली करंट हो गई। ऐसे ही I2 लिखें तो
तो I2 डिटरमिनेंट ऑफ A2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 ये आया अपने पास में। तो पहले Z3 वाली माइनस E1 है, तो माइनस Z3 E1 प्लस का Z1 प्लस Z3 E2 और अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, तो डिटरमिनेंट ऑफ A है अपने पास में Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इक्वेशन नंबर 4, इसको भी डिवाइड करके लिख सकते हैं अलग अलग। तो ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, ये तो क्या है अपने पास में जो किरचॉफ्स लॉ है, उन किरचॉफ्स लॉ के आधार पे क्या आ गई है, इक्वेशन आ चुकी है करंट I1 और I2 की। अब अपने को जो अपन सुपरपोजिशन थ्योरम कह रहे हैं कि किसी एक एलिमेंट में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होगा जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण से प्रवाहित होती है, जबकि अन्य जनित्रों को या दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये वाली सिचुएशन देखनी है। तो इसके लिए देखते हैं, देखें तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ये अपने को ध्यान रखनी है करंट I1 और I2 की वैल्यू। आगे यूज में लेंगे अपन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, I1 और I2 की वैल्यू को। अब अपने को क्या करना है कि जो Z1 अपना जो नेटवर्क था अपना एक्चुअल में ये वाला था, ये Z1 ये Z2 ये Z3 E1 और E2, यहाँ पे करंट थी I1। तो क्या करना है, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा, और यहाँ पे E2 के कारण से करंट थी I2। तो Z1 में प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होगा जो कि दोनों जनित्रों के कारण से बह रही है, जबकि अन्य जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो इसको थ्योरम अप्लाई करने के लिए रिप्लेस करते हैं। तो ये नेटवर्क है, अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कि जो सबसे पहले E1 के कारण से कैलकुलेट करके देखते हैं, तो E2 को अपन शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ध्यान रखना है, सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, उसकी इंटरनल इंपीडेंस को शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे। अगर इंटरनल इंपीडेंस मौजूद है तो वो आ जाएगी यहाँ पे, और नहीं है तो उसको जीरो मान लेंगे, तो सीधा शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसको कन्वर्ट करके लिखूँ मैं, जो सर्किट है अपना वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। जो E2 था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, Z1 Z2 Z3 ये E1, ये वाली सिचुएशन है अपनी। तो E2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो अब E2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो यहाँ पे जो करंट है उसको मैं नाम दे देता हूँ I1 प्राइम, क्योंकि I1 करंट तो अपन यहाँ कह रहे थे, कुछ चेंजेस किया तो नाम दे दिया I1 प्राइम। तो अपने को ये I1 प्राइम जो करंट है उसके लिए सर्किट है वो कुछ ऐसा होगा। अब ये I1 प्राइम करंट अपने को कैलकुलेट करनी है कि I1 प्राइम करंट कितनी होगी। तो I1 करंट कौन सी है, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस सोर्स के द्वारा बहने वाली टोटल करंट, वो क्या है I1 प्राइम। तो सोर्स के द्वारा बहने वाली टोटल करंट, तो सिंपल सा फॉर्मूला है I बराबर V/R, जो ओम्स लॉ उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें I1 प्राइम, तो उसको मैं लिख सकता हूँ E1 अपॉन Z, और Z इक्विवेलेंट कह सकता हूँ, या Z, चलो Z है टोटल इम्पीडेंस, Z टोटल लिख सकते हैं। I1 प्राइम क्या होगा, E1 मतलब टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज है E1 अपॉन टोटल इम्पीडेंस। अब इस सर्किट की टोटल इम्पीडेंस क्या होगी, तो यहाँ पे अपन आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी इम्पीडेंस है वो पैरेलल में है और कौन सी इम्पीडेंस है वो सीरीज के अंदर है। तो सर्किट में देखें तो Z2 और Z3 जो इम्पीडेंस है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि Z1 इम्पीडेंस क्या है, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल और सीरीज में इम्पीडेंस कैलकुलेट करना या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान सी चीज़ है। तो देखते हैं क्या होगा, I1 प्राइम इक्वल टू क्या है, E1 अपॉन ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज में इम्पीडेंस योग होगा Z1 प्लस
किसके सीरीज में है ये, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। पैरेलल में जानते हैं अपन 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, या R इक्वल टू अपन लिख देते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस वाली चीज का अपन ने यूज किया है। तो Z2 Z3 पैरेलल में है, तो Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये पूरा मिला के इस Z1 के क्या है, सीरीज में है। तो ये वाली कंडीशन बन गई। तो एलसीएम वगैरह लेकर इसको सोल्व करें इक्वेशन को। तो I1 प्राइम इक्वल टू क्या बनेगा, E1 अपॉन, नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा Z2 प्लस Z3, मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो ये बनेगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, तो इक्वल टू, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इक्वेशन बन गई E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। तो ये हो गई I1 प्राइम करंट। इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं कि जो I1 प्राइम करंट है वो I1 प्राइम करंट की वैल्यू हो जाएगी E1 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 करंट। तो ये I1 प्राइम करंट कौन सी है, इस E1 सोर्स के कारण से, मतलब पहले सोर्स के कारण से इस Z1 कंपोनेंट में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। अब सेम यही प्रोसेस क्या करनी है अपने को, E1 को तो शॉर्ट सर्किट करना है और उसकी जो E2 है वो सर्किट के अंदर या जो नेटवर्क है उसके अंदर अप्लाई हो गया, लगा हुआ होगा। तो इसको रिप्लेस करके देखें तो ये तो I1 करंट हो गई है। मैं I1 प्राइम की वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, I1 प्राइम इक्वल टू E1 Z2 प्लस Z3 बटे के अंदर है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 या Z1 Z3। ये अपनी इक्वेशन नंबर 5। अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, E1 को शॉर्ट सर्किट करना है और E2 को सर्किट में रखना है। तो उस कंडीशन के लिए E1 को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो इम्पीडेंस जो 3 लगी हुई है अपने पास में नेटवर्क में, ये तो तीनों इम्पीडेंस लगा दी, Z1 Z2 और ये Z3। E2 को सर्किट में रखना है, ये E2 लगा दिया, और E1 को शॉर्ट सर्किट करना है तो ये E1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ये E2 हो गया, ये वाली सिचुएशन है अपने पास में। अब अपने को करना क्या है, कंपोनेंट Z1 में ही करंट देख रहे थे, तो Z1 में E1 के कारण से जब E2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया था तो करंट थी I1 प्राइम। अब इस E2 के कारण से इस Z1 में करंट, वो कुछ मैं मान लेता हूँ I1 डबल प्राइम। ध्यान रखना है, E1 को E2 को जब शॉर्ट सर्किट किया था तो E1 के कारण से करंट I1 प्राइम मानी थी, तो अब E2 के कारण से करंट है वो I1 डबल प्राइम अपन मानते हुए चल रहे हैं। तो इस स्थिति में अपने को ये I1 डबल प्राइम करंट है वो कैलकुलेट करनी है कि कितनी वैल्यू होगी। तो उसके लिए मैं कुछ करंट और मान लेता हूँ। तो ये मान लेता हूँ कि E2, इस E2 से यहाँ पे जो करंट आ रही है वो करंट आ रही है I। जो E2 सोर्स है, E2 सोर्स से जो करंट फ्लो हो रही है वो I करंट फ्लो हो रही है। तो अपन देखेंगे इस Z3 कंपोनेंट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से देखें इस जंक्शन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर I करंट आई, जिसमें से I1 डबल प्राइम करंट इधर चली गई, मतलब इस वाले में Z3 में जो करंट होगी वो कितनी होगी, I माइनस I1 डबल प्राइम। ये हो गई Z3 में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। तो देखें अब अपने को इस वाले लूप में, मतलब यहाँ पे देखना है कि इस I1 डबल प्राइम करंट की वैल्यू कितनी है। तो I1 डबल प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मैं कुछ अप्लाई करके देखता हूँ क्या होगा। तो ये वाला एक लूप है अपने पास में, इस लूप में किरचॉफ नियम अप्लाई करके देखें। तो किरचॉफ नियम अप्लाई करें, करंट की डायरेक्शन ये वाली ले रहे हैं अपन। तो यहाँ पे करंट I1 डबल प्राइम है, इम्पीडेंस Z1 है, तो वोल्टेज कितनी होगी, Z1 I1 डबल प्राइम। आगे चले, यहाँ पे जा रहे, करंट इस दिशा में आ रही है लेकिन अपनी दिशा क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट दिशा होने के कारण से जो वोल्टेज होगी Z3 पे वो माइनस में होगी, माइनस Z3 इंटू I माइनस I1 डबल प्राइम। टोटल वोल्टेज 0 होगी तो इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपने पास में किरचॉफ का वोल्टा लॉ, जो यहाँ पे अपन ने अप्लाई कर दिया है।
सोल्व करें इसको, Z1 I1 डबल प्राइम माइनस Z3 I प्लस Z3 I1 डबल प्राइम इक्वल टू 0। दोनों टर्म से I1 डबल प्राइम कॉमन आके लिख सकते हैं, तो I1 डबल प्राइम को अगर कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा Z1 प्लस Z3 इंटू I1 डबल प्राइम और माइनस Z3I राइट हैंड साइड में ले जाके पॉजिटिव हो जाएगा Z3I। तो यहाँ से I1 डबल प्राइम की इक्वेशन क्या बनेगी, I1 डबल प्राइम इक्वल टू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू I। तो ये हो गई I1 डबल प्राइम की वैल्यू। लेकिन ध्यान रखना है इस I1 डबल प्राइम में भी क्या आ रहा है, ये I आ रहा है, और I करंट कौन सी है, ये वाली, मतलब सोर्स से निकलने वाली टोटल करंट। और सोर्स से निकलने वाली जो टोटल करंट है, अभी जस्ट पीछे अपन ने कैलकुलेट की है कि सोर्स से निकलने वाली जो टोटल करंट होगी वो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस के इक्वल होगी। तो ये जो करंट I है वो I करंट कौन सी होगी, टोटल वोल्टेज E2 और टोटल इंपीडेंस इनके कॉम्बिनेशन। अब इनका कॉम्बिनेशन देखें तो Z1 और Z3 पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या है, Z2 के सीरीज में है। तो ये चीज अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ अपन देखें जहां I इक्वल टू, तो I क्या होगा, टोटल वोल्टेज है सोर्स में E2 अपन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो Z2 के सीरीज में, इस Z2 के सीरीज में कौन है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ये हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो ये I इक्वल टू एलसीएम लेकर लिख रहा हूँ तो ये बन जाएगा E2 इंटू Z1 प्लस Z3 बटे में Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ये I करंट कौन सी है, सोर्स E2 के कारण से सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें, I की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो I1 डबल प्राइम क्या बनेगा, Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू I की वैल्यू है E2 Z1 प्लस Z3 और बटे में Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। तो ये वाली हो गई अपने पास में I1 डबल प्राइम की वैल्यू। तो यहाँ से देखें Z1 प्लस Z3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या रहा है अपने पास में I1 डबल प्राइम इक्वल टू E2 Z3 और अपॉन में है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, या Z1 Z3 भी लिख सकते हैं। तो I1 डबल प्राइम की वैल्यू हो चुकी है अपने पास में ये वाली। तो अब देखें ये वाला सर्किट था अपने पास में मेन, जिसमें I1 ये था, Z1 में टोटल करंट कैलकुलेट करनी है। तो Z1 में टोटल करंट जब अपन ने E2 को रिप्लेस किया है तो उस स्थिति में अपन ने करंट मानी है I1 प्राइम, और जब E1 को रिप्लेस किया है तो यहाँ पे आने वाली करंट है वो है मानी है अपन ने I1 डबल प्राइम। तो उस स्थिति में Z1 कंपोनेंट पे टोटल करंट क्या होगी, I1 प्राइम और I1 डबल प्राइम के योग के बराबर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टोटल करंट इन Z1 कंपोनेंट, टोटल करंट इन Z1 कंपोनेंट। आगे चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हैं। तो I इक्वल टू टोटल करंट इन Z1 कंपोनेंट, तो I इक्वल टू वो होगी I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम। I1 प्राइम और I1 डबल प्राइम के योग के बराबर। देख सकते हैं सर्किट में I1 प्राइम और I1 डबल प्राइम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। I1 प्राइम जो करंट है वो E1 के कारण से है, और I2 प्राइम जो करंट, I1 डबल प्राइम जो करंट है वो इस E2 के कारण से इस Z1 कंपोनेंट में प्रवाहित होने वाली करंट है। तो इस कारण से तो I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम वैल्यू रखें, तो इक्वेशन 5 और 6 है। तो 5 और 6 का यूज करें तो I इक्वल टू I1 प्राइम, तो I1 प्राइम का मतलब E1 Z1 प्लस Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 माइनस
I1 डबल प्राइम, तो I1 डबल प्राइम है इक्वेशन नंबर 6 ये वाला, तो E2Z3 या Z3E2 अपॉन Z1Z2 प्लस Z2Z3 प्लस Z3Z1। तो ये हो गई अपने पास में Z कंपोनेंट के अंदर फ्लो होने वाली टोटल करंट। और ये टोटल करंट किसके कारण से किसके इक्वल आ रही है, तो देखे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन नंबर जो ये 7 है दोनों सेम है, थर्ड और 7। थर्ड इक्वेशन है वो अपन ने निकाली थी किरचॉफ लॉ का प्रयोग करते हुए और साथ में क्रेमर लॉ का यूज करते हुए, और जो इक्वेशन नंबर 7 आई वो आई अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम के आधार पे, जो कि क्या कह रही है कि अगर लीनियर प्रतिबाधाएं हैं, रेखिक प्रतिबाधाएं हैं और उसमें 2 या 2 से अधिक सोर्स लगे हुए हैं, तो किसी भी एक कंपोनेंट में प्रवाहित होने वाली धारा का कुल मान उन सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होगा जो कि अलग अलग जनित्र के कारण से प्रवाहित होती है, जबकि अन्य जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये चीज अपन ने अप्लाई करके देख ली है। I1 प्राइम करंट जब E2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया था और I1 डबल प्राइम करंट जब E1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया था। तो इस आधार पे अपनी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो प्रूफ भी होती है, वेरीफाई भी हो रही है और किरचॉफ लॉ को रिप्लेस कर सकते हैं इस थ्योरम के द्वारा। तो ये थी अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।